चलिए तो शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। आम चुनाव की वजह से देश की सियासी सरगर्मी तेज दिख रही है। पार्टियों में चुनावी समीकरण को साधने की होड़ लगी है। आज बात करेंगे कर्नाटक की जनता का चुनावी मूड जानने की। जनता के दिल में आम चुनाव 2024 के बारे में क्या है। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके तहत कर्नाटक में दूसरे और तीसरे चरण में चुनाव होंगे। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं और करीब 5 करोड़ 21 लाख यहां पर वोटर्स हैं। 26 अप्रैल को 14 सीटों पर जबकि 7 मई को बाकी 14 सीटों पर मतदान होगा। 2019 लोकसभा के नतीजे की बात करें तो बीजेपी 25, कांग्रेस 1 और जेडीएस 1 और इसके साथ साथ एक कैंडिडेट निर्दलीय भी जीते थे। कर्नाटक का जातिगत समीकरण बहुत ही दिलचस्प है। लिंगायत समुदाय 17% है, वोकालिका 12% है, कुर्बा 8% है, मुस्लिम 13% हैं, अनुसूचित जाति यानी कि 17% हैं, एससी और एसटी 7% है। वहीं ईसाई समाज की बात करें तो वो मात्र 2% है और जैन समाज 1% है। 2024 लोकसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जो गली गली में शोर मचा रहे हैं, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, विकास की कमी, घोटाला, आरक्षण, सत्ता विरोधी लहर, क्षेत्रवाद, भेदभाव, राज्य सरकार के काम, केंद्र सरकार के काम और मोदी फैक्टर भी खास है। राज्य में 3 पार्टियां काफी सक्रिय हैं, बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस। यहां की राजनीति इन्हीं 3 पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती रही है कई सालों से। वहीं कर्नाटक लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा चुनाव नहीं लड़े थे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव हार गए थे और जेडीएस के सबसे बड़े नेता एचडी देवेगौड़ा को भी हार का सामना करना पड़ा था। पिछले साल विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी की हार हुई और कांग्रेस सत्ता में वापसी कर चुकी है, इस बात को लेकर भी बीजेपी यहां ताबड़तोड़ तैयारी में जुट गई है। तो कांग्रेस पिछले विधानसभा में बड़ी जीत के चुनावी कॉन्फिडेंस में है और उसका मानना था कि पिछली बार तो सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार कांग्रेस को सफलता जरूर मिलेगी और अच्छी खासी मिलेगी। यही कारण है कि डी.के. शिव कुमार ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। चलिए अब बात करते हैं कर्नाटक की जनता के मूड की। हमारी तरफ से कुछ सवाल पूछे गए क्योंकि हमने सर्वे किया है। 5 सवाल पूछे गए। हर सवाल पर कर्नाटक की जनता का जवाब क्या है वो आपको दिखाएंगे और फिर चर्चा भी करेंगे कि उसके मायने क्या है। तो नजर डालते हैं सबसे पहले सवाल पर। पहला सवाल, लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विकास 29% लोग ऐसा मानते हैं। महंगाई 18% लोग ऐसा मानते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान 12% लोग ऐसा मानते हैं। बेरोजगारी 30% लोग ऐसा मानते हैं और इनमें से कोई नहीं 11% लोग ऐसा मानते हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर जो जानकार लोग हैं उनको क्या मानना है। परमबीर सिंह हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, निखिल जैन हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले हम परमबीर के पास चलते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। परमबीर, आप क्या मानते हैं कर्नाटक को लेकर, कर्नाटक की सियासत को लेकर, कर्नाटक की राजनीति को लेकर? और जो पहला सवाल है कि लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और जनता की राय जिस तरीके से निकल कर आ रही है, क्या समझ रहे हैं? मनोज जी, देखिए, साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, दक्षिण भारत की, तो वहां पर किसी भी सरकार का दोबारा दोबारा रिपीट होना या एक ही नेता का बहुत लंबे समय तक राज करते रहना, ये संभव नहीं है। वहां पर जनता चेंज मांगती है और वो जनता का वहां पर अगर देखा है, विकास की दर नॉर्थ इंडिया से ज्यादा रही है, तो वहां पर लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। वो ज्यादा की एक्सपेक्टेशन से नेताओं से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पार्टियों से रखते हैं। तो इसी वजह से वहां पर बदलाव बड़ी जल्दी जल्दी देखने को मिलता है। जैसा नहीं कि जैसे बिहार के अंदर लालू जी 20 साल निकाल दिए, यहाँ पर बहुत लंबा समय निकल जाता है। तो साउथ इंडिया में ऐसा नहीं होता है। वहां पर चेंज होना स्वाभाविक है और वो चेंज और ये डेमोक्रेसी की अच्छी निशानी भी होती है। जनता के मुद्दे जो पूरे भारत के हैं वो कर्नाटक के भी हैं, लेकिन वहां पर मुद्दे थोड़े बदल जाते हैं क्योंकि कर्नाटक इंडस्ट्रियल स्टेट है, अच्छा जीडीपी का वाला ग्रोथ का स्टेट है और वहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करना वहां का एक पैमाना रहता है जनता का। करप्शन, जो ये भी एक साथ में आता है, करप्शन रैम्पेंट है वहां पर। करप्शन के चार्जेस इतने नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेंगे जितने सदर्न इंडिया के स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, घोटाले हमें मिलते हैं। बीजेपी की सरकार के विरोध जो असेंबली में नुकसान हुआ बीजेपी को,
उसमें बहुत बड़ा ये मुद्दा था वहां पर कि आप सरकारी विभागों के अंदर जो करप्शन के चार्जेस लगे। उसके अलावा वहां पर एक बात क्या थी, वोटर और उसके नेता के बीच में एक डिस्टेंस पैदा हो जाता है बहुत जल्दी वहां पर, कि आप वोटर को मिलने ही नहीं पाता अपने नेता को, तो यहाँ से ये नाराजगी भी थी वहां पर। और इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने अपना सारा इलेक्शन कैंपेन असेंबली में किया था, और मुझे लगता है अभी भी वो उसी भी अपना बेस बनाकर लोकसभा इलेक्शंस के लिए जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी गौर करने की होगी। देखिए, जनता का विजन होता है कि स्टेट में उनके लिए कौन बेहतर है और केंद्र में उनके लिए कौन बेहतर होगा। वहां पर डी शिव कुमार जी और कांग्रेस का नेतृत्व था वहां पर, जो जनता को कन्विंस कर पा रहा था। लेकिन अभी कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो दिल्ली के लिए कर्नाटक के लोगों को कन्विंस कर पाए कि आप जी, हमें दिल्ली भेजेंगे तो हम आपको भला करने वाले हैं। ये तमाम सारे समीकरण जो कि दिखाई दे रहे हैं। अब सर्वे का दूसरा सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे, ये हमने कर्नाटक की जनता से पूछा है। 38% लोग ऐसे थे, 100 में से 38% लोग थे जिनका कहना था कि वो पार्टी के आधार पर वोट करेंगे। 9% ऐसे लोग थे, वो कह रहे थे कि उम्मीदवार को देखकर ही हम वोट करेंगे। और 1%, मात्र 1% लोग ऐसे थे जो धर्म और जाति के आधार पर वोट कर रहे थे। 91% लोग कामकाज के आधार पर वोट कर रहे हैं, और इनमें से कोई नहीं कहने वाले लोग 0% यानी कि कोई नहीं था। ये हमने आपको बताया। इसके साथ साथ निखिल जी हमारे साथ मौजूद है। निखिल जी, अगर इस सवाल का जवाब मैं आपसे पूछूं कि किस आधार पर वोट करेंगे, तो उसमें जो राय निकल कर आई है परसेंटेज के आधार पर, उनमें सबसे ज्यादा जो कहने वाले लोग थे, एक तो पार्टी के आधार पर 30% और कामकाज के आधार पर 91%। तो यानी कि सत्ता विरोधी लहर और सत्ता पक्ष की लहर दोनों के बीच इर्द गिर्द ये चुनाव घूमता नजर आ रहा है, या फिर मोदी की गारंटी इसमें बड़ा प्रभाव करने वाली है? देखिए मनोज जी, अगर देश में चुनाव की जनता अगर देश में जनता चुनाव में कामकाज को लेकर वोट करेगी, तब इस सरकार का दोबारा रिपीट होना बहुत मुश्किल है। आपके सर्वे ये अगर ये दिखा रहे हैं कि 51% लोग कामकाज के बेसिस पे वोट करेंगे, तो खासतौर से अगर मैं कर्नाटक की बात करूं, तो कर्नाटक में आज की तारीख में जब एक कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने 5 गारंटियां लोगों को प्रॉमिस करी, और वो 5 की 5 गारंटियां वो डिलीवर कर रहे हैं, वेलफेयर स्कीम डिलीवर कर रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा ने जो 2014 और 19 में प्रोमिस करे थे, जो जनता को बताया था कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, 15 लाख लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी होना, ये सारे प्रोमिसेस पे बीजेपी और नरेंद्र मोदी तो खरे उतर नहीं पाए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार उतर पा रही है। तो अगर इसमें जनता काम को देख के वोट करेगी, तो इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस का पलड़ा हमेशा एक भारी रहेगा। रही बात पार्टी के आधार पे वोट करने की, अब ये एक रिस्पोंडेंट अगर ये कहता है कि मैं पार्टी के आधार पे वोट कर रहा हूं, तो हमें नहीं पता कि वो बीजेपी के ही पक्ष में वोट करेगा या कांग्रेस के में ही करेगा। कोई हो सकता है कांग्रेस के, क्योंकि अपना एक कट्टर वोट बैंक रहता है 15 से 20% का देश में, बीजेपी का भी यही माना जाता है 20-25% का, कि ये कट्टर वोट बैंक है, ये नहीं शिफ्ट करेगा चाहे लीडर जैसी हो, सरकार जैसी हो। तो वो कोर वोट बैंक तो सेम है। जो फर्क है वो नरेंद्र मोदी की अपनी पॉपुलैरिटी है, जो नॉर्थ के स्टेट्स में ज्यादा है, साउथ के स्टेट्स में थोड़ी कम है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बारी कर्नाटक के चुनाव में हम एक बड़ा बदलाव देखने वाले हैं, और जो जिस तरीके से लगभग सारी ही सीटें बीजेपी ने पहले ले ली थी, 1-2 जदयू की आई थी और एक कांग्रेस में डीके सुरेश की आई थी, उसको छोड़ के जिस तरीके से एक तरीके से पूरा सुपड़ा साफ भाजपा ने करा था पिछली दफा, मुझे ऐसा होता हुआ नहीं नजर आता। मुझे लगता है बिल्कुल आप सही कहा, क्योंकि हाथ कांग्रेस के ज्यादा लिए भारी लोकसभा में खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में मौजूद है, 11 गारंटी का असर वहां पर दिखाई देगा, कांग्रेस ऐसा मानती है। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी उन 11 गारंटियों की खामियों को ढूंढकर जनता के बीच ये जताने और बताने की बात कर रही है कि देखिए, कांग्रेस ने आपके साथ झूठा वादा किया था। सर्वे का तीसरा सवाल, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा है? 19% लोगों ने कहा कि खराब, 42% लोगों ने कहा कि अच्छा, और 30% लोग ऐसे थे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को अच्छा मान रहे थे, और मात्र 9% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। परमवीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। परमवीर, क्या मानते हैं आप? देखिए, आंकड़ा अपने आप में सब स्पष्ट कह रहा है। एक तरफ आंकड़ा, मतलब अगर हम कहते हैं 2, 4, 10%, 15%, 20% का अंतर हो तो हम मानेंगे कि आंकड़े के साथ में कुछ है। लेकिन आंकड़े में जो आपका सामने है 50% का वो है। और इसमें देखिए, हमारे देश की प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद एक छवि बनी है, इसको हमें डिनाई नहीं किया जा सकता है। देखिए, हेल्थी डेमोक्रेसी है, जो काम है सो है। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है कि जो बात
उनके एंटी ही बोलना है। हमारी छवि बनी है और मोदी जी का काम है, और एक सफल नेतृत्व मतलब मिला है हम को, काफी टाइम के बाद मिला है। तो उसमें स्वाभाविक है, अगर केवल नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को आगे रखा जाएगा तो उनके काम को बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। मैं बोलूंगा अबव 90% नंबर, जैसे आपके आंकड़े भी बता रहा है। उनके मुकाबले में अभी यही प्रॉब्लम विपक्ष के सामने है कि मोदी का के सामने आप किसको देते हैं? आप एक 100 किलो के बॉक्सर के सामने आप 100 किलो का बॉक्सर तो खड़ा करेंगे, 60 किलो का बॉक्सर नहीं लड़ सकता, वो मैच के रूल्स के खिलाफ है। तो यही प्रॉब्लम आएगी, और ये चुनाव के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर है। मोदी की गारंटी देखिए, अभी भी देश में इस तरीके के बहुत समय के बाद ऐसा कोई लीडर आया जिसके नाम पे गारंटी दी जा रही है, और लोग इस गारंटी को लेते भी हैं, विश्वास भी करते हैं। तो मोदी के नाम पे ही चुनाव 2014 से लड़े जा रहे हैं, और आज इस बार भी मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जी जी, और अगला सवाल परमवीर जी, अगला सवाल भी चूंकि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ है। हमने ये मुद्दे की बात की। अगला सवाल जो सर्वे का हमारा है, वो अगला सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना काम करने वाला है। 12% लोग ऐसा मान रहे थे कि मोदी फैक्टर थोड़ा काम करने वाला है, 37% लोग ऐसा मान रहे थे कि मोदी फैक्टर ज्यादा काम करने वाला है, और 34% लोग ऐसा मान रहे थे कि मोदी फैक्टर बहुत ज्यादा काम करने वाला, और मात्र 16% लोग ऐसा मान रहे थे कि बिल्कुल काम नहीं करने वाला। 1% लोगों का कहना है कि हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। निखिल साहब, जिसका जिक्र परमवीर कर रहे हैं, वही सवाल आपसे कि क्या मोदी फैक्टर उतना ही काम करने वाला है जितना कि आंकड़ों में दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये पूरा चुनाव 2024 का चुनाव बीजेपी नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द लड़ रही है। मोदी की व्यक्तिगत गारंटी, ये उनका पहला नारा है। मनोज जी, बीजेपी सबको एहसास दिलाना चाहती है कि हम सिर्फ नरेंद्र मोदी के बल पे लड़ रहे हैं, बट ऐसा असल में है नहीं। अगर ऐसा होता तो जितने ये कांग्रेस के और एनसीपी के और बाकी पार्टियों के नेताओं को ला रहे हैं, जिन पे खुद ही छींटाकशी करी थी नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने, कि ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता हैं, चाहे वो अशोक चव्हाण हो, चाहे वो संजय निरुपम हो, चाहे वो गौरव वल्लभ हो, चाहे वो नवीन जिंदल हो। मतलब एक बहुत लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की जो दूसरी पार्टियों से पोच करके लाए जा रहे हैं इलेक्शन से जस्ट पहले। तो बात यह है कि भाजपा को भी ये समझ आता है कि जितना भी हम वो डंका बजा दें और दिखा दें कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है, वोट बहुत सारे मुद्दों पे पड़ने वाला है। एंटी इनकम्बेंसी भी उसमें एक मुद्दा रहेगा, इस सरकार की विफलताएं भी मुद्दा रहेंगी, जो अच्छी चीजें करी हैं वो भी ऑफकोर्स एक मुद्दा रहेगा। तो खाली नरेंद्र मोदी के चेहरे पे या नाम पे वोट पड़ेगा नहीं। रही बात इस चीज की कि इतने प्रतिशत लोग सर्वे में अच्छा और इतने प्रतिशत लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं उनके काम को, इसमें एक थोड़ी सी मेरी एक आपत्ति है। कल मैं इसी सर्वे का, आपके सर्वे का किसी और स्टेट का, मैं आपके ही चैनल पे था, किसी और चैनल पे था, न्यूज़ एक्स पे था, उस पे किसी ने पॉइंट आउट करा था कि इसमें जो 4 ऑप्शंस जिन्होंने भी सर्वे बनाया, जो भी स्टैटिस्टिशियंस रहे होंगे, उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, खराब, अच्छा, बहुत अच्छा और कुछ नहीं कह सकते। ये स्केल में 2 ऑप्शंस अच्छे की हैं, और इसमें एक स्टैंडर्ड बायस आ जाता है जब हम एक ऐसा सर्वे बनाते हैं कि जो मिडिल वाली ऑप्शन है, सबकी आदत रहती है मिडिल ऑप्शन पहले चूज करने की, और यहाँ पर मिडिल ऑप्शन ही अच्छी है। तो यहाँ पर जो मैं बहुत अच्छा 30% वो जरूर देखूंगा कि वो जो भी बहुत अच्छा यहाँ पर कह रहे हैं वो जरूर नरेंद्र मोदी को वोट करते नजर आएंगे, पर जो बाकी के 42% हैं जो अच्छा कह रहे हैं, उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है कि क्या वो लोग। आपने 42% का आंकड़ा किया। परमवीर हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि वो जवाब, पिछले सवाल का जवाब भी करीब करीब इसी से जोड़कर दे रहे थे। परमवीर जी, जो आंकड़ा है, अगर उस आंकड़े को देखा जाए तो इसमें जो ज्यादा है, यानी कि लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना काम करेगा, उसमें जो ज्यादा का फिगर निकल कर आ रहा है वो 37% है, और बहुत ज्यादा का फिगर निकल कर आ रहा है वो 34% है। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो करीब 71% हो जाता है। 71% ये अगर हो गया तो क्या ये चुनाव मोदी के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा है? क्या देश की जनता मोदी के चेहरे को देखकर वोट नहीं कर रही है? या फिर निखिल जो सवाल उठा रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, बीजेपी उन्हें शामिल करा रही है, वो ज्यादा असर करेगा? मनोज जी, देखिए, भारतीय राजनीति या दुनिया की किसी देश में भी ऐसी राजनीति नहीं है जहां पर परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त रहे हों। अभी हम देखते हैं शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन महाराष्ट्र में होता है, और दोनों की राजनीतिक विचारधारा ही दुर्विरोधी थी। तो ये ऐसा नहीं है, बीजेपी कोई नया काम नहीं करती। अब आई सर्वे की बात, सर्वे आपका चैनल भी कर रहा है, जैसे आपके चैनल के अंदर देखिए कमी निकालना है, फ्लॉज निकालना है, ये कोई भी कर सकता है, और भी तमाम चैनल्स कर रहे हैं। तो जो सर्वे तो जितने तमाम चैनलों के लगभग एक बराबर ही घूम रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम डिनाई नहीं कर सकते, हम एक मोड पे नहीं आ सकते कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। देखिए, चुनाव नेता के चेहरे पर ही पड़ते हैं। अभी क्या है
आम आदमी पार्टी का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम आम आदमी पार्टी माइनस अरविंद केजरीवाल कर दे तो आपको लगता है कि क्या नाम है वो इस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? दैट केस आल्सो इंप्लाइज टू नरेंद्र मोदी। अगर भाजपा के लिए बहुत बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी जी, और भाजपा के साथ अच्छी बात ये रही है यहाँ पर चेहरे हमेशा बदलते रहते हैं, परमानेंट नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी जी और जोड़ी थी वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की, आज वो रिप्लेस हुई भी है, तो उससे पहले भी था। यहाँ पर काम चलता है, तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। इलेक्शंस की हार जीत 4 जून को पता लग जाएगी, लेकिन जो चीज सामने है आप उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मोदी जहां पर जाते हैं भीड़ जुटती है उनके चेहरे पे, लोग, मैंने उनकी रैलीज को देखा है, कवर करा है, वहां पर बहुत सारे लोग वोटर नहीं होते हैं, वो उनको देखने मात्र के लिए गए हुए होते हैं। और आपने सबसे बड़ी बात है कि हाल ही में 3 राज्यों के चुनाव हुए और ये कहा जा रहा था कि 2024 का सेमीफाइनल ये 3 राज्यों के चुनाव, और 3 राज्यों में भी करीब करीब मोदी के चेहरे, यानी कि वहां जो मुख्यमंत्री थे, यानी कि जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री थे उनका फोटो छोटा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो का फोटो बड़ा, और वहां पर भी मोदी की गारंटी पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा गया। इसलिए तीनों राज्यों में, यानी कि जो मुख्यमंत्री थे उन्हें भी हटा दिया गया, तीनों राज्यों में नए चेहरों को तरजीह दी गई है क्योंकि वो मोदी की पसंद है। और यही कारण है कि उन 3 राज्यों के जो समीकरण निकल कर आए उसी के जरिए फिलहाल बीजेपी को भी ये लगा कि मोदी की गारंटी काम कर रही है, मोदी के चेहरे को जनता भरोसा कर रही है, तो मोदी के चेहरे को आगे रखा जाए और 2024 में भी वही रणनीति काम कर रही। सर्वे का 5वां सवाल आपके लिहाज से 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बन रही है? भाजपा और सहयोगी दलों की? 64% लोग ऐसा मान रहे हैं। 27% लोग मानते हैं कि कांग्रेस और सहयोगी दलों की, यानी कि इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है। 5% लोग ऐसा मानते हैं कि क्षेत्रीय दलों की साझा सरकार बन रही है, और 4% लोग ऐसे हैं जो इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते या कह नहीं सकते। निखिल साहब जवाब। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी की जो मोदी की गारंटी शब्द आया, ये जो स्टेट के चुनाव हुए थे उसके बाद आए। ये बीजेपी ने फरवरी में बोलना शुरू करा है। गारंटियों की बात जो कर रहे थे, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने करी थी कि हमारी 5 गारंटी कर्नाटक में करी, फिर 7 गारंटी राजस्थान में करी। रही बात राज्य के चुनाव किस बल पे लड़े गए थे, ऑफकोर्स नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के सबसे शीर्ष नेता हैं, तो उनका फोटो तो सबसे बड़ा होना ही था। और भाजपा का जो कल्चर है उसमें तो वैसे भी होता है, तो कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी उनका फोटो सबसे बड़ा होता है। लेकिन जो वो चुनाव लड़े गए थे, अगर आप मध्य प्रदेश के देखें तो मध्य प्रदेश का चुनाव शिवराज सिंह चौहान को आगे रख के लड़ा गया था, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये क्लैरिफाई नहीं करा गया था कि किसे लीडर बनाया जाएगा। और उसके बाद चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा ने उन व्यक्तियों को, उन चेहरों को आगे कर दिया जिनका जमीनी रूप से इतना जमीनी पृष्ठभूमि जिनकी इतनी मजबूत नहीं है। ये कहीं ना कहीं भाजपा की हाईकमांड की, आला कमान की कमजोरी भी दिखाता है कि वो रीजनल छत्रप नहीं बनने देना चाहते, वो रीजनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग लीडर्स नहीं बनने देना चाहते। और यही चीजें जो कांग्रेस ने भी किसी जमाने में गलत करी थी इंदिरा गांधी के समय में, वही चीजें आज भाजपा कर रही है, जिसकी वजह से अंदरूनी तौर पे उनके काडर डिमोटिवेट होंगे, उनके जो नेता हैं वो डिमोटिवेट होंगे। रही बात इस सवाल की, एक चीज मैं जरूर मानूंगा कि भाजपा एक चीज में एकदम प्रबल रही है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे कहते हैं, मानसिक तौर पे उन्होंने विपक्ष को और देश की जनता को, और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है कि मीडिया से उनको ये परसेप्शन बनाने में बड़ी मदद मिली है कि सरकार उनकी आ रही है। किसी को नहीं पता लोकतंत्र में सरकार किसकी आ रही है। और रही बात राज्यों के चुनाव सेमीफाइनल होने की, मैं आपके दर्शकों को याद दिलाऊं कि 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन फिर 2019 में प्रबल तौर से भाजपा को पूर्ण बहुमत मिली। तो ये राज्य के तो निखिल जी ये तो साफ है ना, निखिल जी इसका मतलब ये साफ दिखाई देता है कि स्थानीय जो राज्य हैं वहां पर बीजेपी को पसंद नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही देश का चुनाव आया वहां पर लोगों ने मोदी के चेहरे पर वोट किया, मोदी को पसंद किया, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गारंटी पर भरोसा कर रहे हैं। मनोज जी, उल्टा भी कह सकते हैं। देश की बहुत सारी जनता एक ये चीज भी कहती है, प्रशांत किशोर भी ये कहते हैं जो बिहार के आजकल दौरे पर हैं, कि बहुत सारे लोगों से जब आप बात करेंगे तो वो बोलेंगे स्टेट में किसी और की सरकार चाहिए और देश में किसी और की, सारी पावर एक ही के हाथ में नहीं देनी है। तो पिछली बारी जब 2018 में कांग्रेस के हाथ में स्टेट की पावर दी गई और सेंटर की पावर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के हाथ में दी, क्या पता इस बारी उल्टा देखने को मिले। वही मतलब वही नहीं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 2018 के चुनाव, 2018 का चुनाव वसुंधरा के चेहरे पर लड़ा गया, रमन सिंह के चेहरे पर लड़ा गया, शिवराज के चेहरे पर लड़ा गया, वहां पर हार हो गई, बीजेपी ने पसंद नहीं किया। और 2023 का चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा विधानसभा में,
क्योंकि आपको याद होगा वसुंधरा को तरजीह नहीं दी गई, रमन सिंह को तरजीह नहीं दी गई और नहीं, इसलिए नहीं, केंद्र मनोज के जी, तमाम बड़े नेताओं को यही थोड़ी राज्य हम में भूल उतारा कर रहे हैं। गया। मनोज जी, हम थोड़ी सी भूल कर रहे हैं। राजस्थान चुनाव तो मैंने बहुत करीबी रूप से देखे, मैं जयपुर में ही था उस समय। हाँ। जब भाजपा की पहली लिस्ट आई थी उस समय वसुंधरा राजे के जो करीबी थे उनके नाम नहीं थे। हाँ। लेकिन बाद में जब अंतर विरोध बढ़ने लगे, भाजपा को अपना ग्राउंड वीक दिखने लगा कि बाकी जितनी भी लिस्टें आई थी उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी लोगों को टिकट दी गई थी। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप मध्य प्रदेश के चुनाव देखें तो उसमें शिवराज सिंह चौहान जी की जो लाडली बहना योजना थी उसको बहुत प्रबल तरीके से आगे रखा गया था। केवल एक छत्तीसगढ़ आप एक ऐसा स्टेट बोल सकते हैं जिसमें ना तो कोई प्रमुख तौर से एक नेता रखा गया, ना उनकी स्कीम रखी गई, ना किसी के क्लोज बंदों को टिकटें दी गई। तो जो ये 2023 के भी चुनाव थे, ये रीजनल छत्रप के कंधे पे चढ़ के ही भाजपा ने लड़े हैं। हाँ, ये जरूर है एक बार जीत गए तो मोदी जी ने किसी और कोई मुख्यमंत्री बना दी और उसके बाद भी जो भाजपा में मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि 2018 का चुनाव भी मैंने बहुत करीब से किया है और राज्यों में संकेत एक ही दे दिए गए थे। यही कारण है कि दिल्ली के बड़े बड़े नेता, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में, सभी बड़े चेहरों को वहां उतारा गया था। और खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने मध्य प्रदेश में अमित शाह से पूछा कि अब आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, आपका चेहरा कौन होगा, क्या शिवराज सिंह चौहान होंगे, तो उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान अभी है, बाद में मुख्यमंत्री कौन होगा यह पार्टी बाद में तय करेगी। संकेत साफ दे दिया था। परमवीर जी, देखिए मनोज जी, हम लोग मैं बातें सुन रहा था बड़े ध्यान से, राजस्थान का जिक्र आया था। जब गहलोत सरकार बनी थी इस इलेक्शन से पहले इलेक्शन में, तो उससे पहले राजस्थान में एक नारा प्रचलित हुआ था कि रानी तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे वैर नहीं। तो रानी के खिलाफ तो मतलब वसुंधरा राजे के खिलाफ तो वहां पर जनता का माहौल बना हुआ था पहले भी, तो उस इलेक्शन से जोड़ के देखा जा सकता उन चीजों को। अब रही दिल्ली में आज इस बार सरकार बनने की बात, आपका आंकड़ा फिर वही बात कहता है कि आंकड़े में अभी 50% से ऊपर का अंतर है। जनता के बीच में जाने से पहले आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताना पड़ेगा और आपको आगे का विजन देना पड़ेगा। आपके ऊपर बेदाग छवि के साथ आप जाएंगे जनता के बीच में। देखिए अभी तक भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कहा जो मर्जी जाए, लेकिन एक भी कोई दाग नहीं है ऐसा कि करप्शन का दाग है। यूपीए 2 के कार्यकाल में, यूपीए 2 के कार्यकाल में रहते भी उनके ऊपर आरोप लग गए थे, सारे केसेस तभी रजिस्टर्ड हो गए थे। यहाँ पे राफेल को मुद्दा बनाने की बहुत कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट तक गए, कुछ नहीं हाथ में आया। तो अब आप ऐसे इस तरीके से आप बदनाम देखिए, राजनीति में किया जाता है सबको, लेकिन बिना प्रमाण के तो बदनाम नहीं किया जा सकता ना। तो इस तरीके से अगर जाएंगे तो आप नरेंद्र मोदी को हटाते हैं, आप भाजपा को हटाते हैं, तो उसके विकल्प में क्या, किसको लेकर आएंगे आप? जैसी स्थिति अभी बनी हुई है महाराष्ट्र में कि पार्टियों में आपस में वो कहते हैं ना मुक्कम गुत्थम गुत्था हो रही होती है, तो ऐसी स्थिति बन जाएगी वहां पर तो। लेकिन यहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट आपके सामने दिखाई देती है, तो जनता इन चीजों को भी विश्वास करने वाली है। हमने देखा कि इंडी गठबंधन के संयोजक ये तय ही नहीं होकर देखे पा रहे थे, तो इंडी गठबंधन के ऊपर देश में क्या फिर से वैसी स्थिति लाने की, प्रधानमंत्री की अगर बात आएगी तो कितनी मारामार मच जाएगी वहां पर। जनता इन सब चीजों को देखकर भी वोट करेगी। यहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने वाली है जिसका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो आगे का विजन भी बता रहे हैं। बिल्कुल भरोसा है और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा भी है, उन्होंने कामकाज भी देखा है, तो स्वाभाविक तौर पर इसलिए अगर बीजेपी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी व्यक्तिगत गारंटी दे रहे हैं तो इसका मतलब वो समझ चुके हैं कि इसका असर क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे परमवीर जी का, शुक्रिया हम करेंगे निखिल जैन साहब का जो हमारे साथ चर्चा में बने रहे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई एक खबर की। जी हाँ, ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान, जो लीगल तरीके के साथ साथ अवैध तरीकों से भी होता है।